बायोमोलिक्यूल में जो है आज हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। अभी तक जो है हमने कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, ये दोनों खत्म कर दिया था। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम क्या है? न्यूक्लिक एसिड। क्या नाम है? न्यूक्लिक एसिड। अगर बात करूं मैं न्यूक्लिक एसिड की, तो यहां आपको दो शब्द मिलेंगे। एक मिलेगा न्यूक्लिक, जो कि लिया गया है कहां से? न्यूक्लियस से। कहां से लिया गया है? न्यूक्लियस से। और एसिड का मतलब तो क्या होता है? एसिड होता ही है, यहां तो कुछ अलग है नहीं। तो अगर मैं सिंपल शब्दों में बोलूं, न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं? एसिडिक सब्सटेंस, एसिडिक सब्सटेंस प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। ऐसा एसिडिक सब्सटेंस जो कहां मिलता है? न्यूक्लियस में मिलता है, उसे क्या बोलते हैं हम? न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम? न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। हमारे पास जो न्यूक्लिक एसिड है उसका एग्जांपल है डीएनए एंड आरएनए। यानी डीएनए और आरएनए कहाँ आते हैं? न्यूक्लिक एसिड के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। क्लियर बात? अगर मैं बच्चे न्यूक्लिक एसिड में यानी आरएनए और डीएनए की बात करूं, तो न्यूक्लिक एसिड जो है ये पॉलीमर होते हैं। ये क्या होते हैं? पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। किसके पॉलीमर होते हैं? न्यूक्लियोटाइड के। यानी अगर ये न्यूक्लियोटाइड के बने हैं, तो अगर हम न्यूक्लियोटाइड को समझ लें तो हमें ये समझ आ जाएगा कि एक्चुअली में न्यूक्लिक एसिड दिखते कैसे हैं। तो हम समझने की कोशिश करते हैं न्यूक्लियोटाइड को। तो अगर मैं बात करूं बच्चे न्यूक्लियोटाइड की, तो न्यूक्लियोटाइड में दो कंपोनेंट मिलते हैं। एक मिलता है फॉस्फोरिक एसिड। क्या मिलता है? फॉस्फोरिक एसिड मिलता है। और दूसरा आपको मिलता है न्यूक्लियोसाइड। क्या मिलता है? न्यूक्लियोसाइड। अगर मैं फॉस्फोरिक एसिड की बात करूं, तो ये होता है PO4 3-। इसी की वजह से डीएनए के ऊपर कैसा चार्ज आता है? नेगेटिव चार्ज। जो कि यहां देख रहे हो 3- का चार्ज है। तो मतलब रिस्पॉन्सिबल फॉर नेगेटिव चार्ज ऑन डीएनए। यानी डीएनए के ऊपर नेगेटिव चार्ज का आना किसकी वजह से है? फॉस्फोरिक एसिड की वजह से। हाँ। इसके बाद अगर बात करूं मैं न्यूक्लियोसाइड की, तो न्यूक्लियोसाइड में फर्दर दो चीजें मिलती हैं। हाँ हाँ, डीएनए के ऊपर नेगेटिव, डीएनए नहीं हमारा, डीएनए क्या समझाया मैंने? मैंने बोला कि न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमर होते हैं डीएनए आरएनए। यानी जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड को जोड़ते हैं तब डीएनए आरएनए बनता है, और न्यूक्लियोटाइड इन सब का बना होता है मिलके। तो अगर मैं बात करूं न्यूक्लियोसाइड की, तो न्यूक्लियोसाइड में दो चीजें मिलेंगी। एक आपको पेंटोज शुगर। क्या मिलेगी? पेंटोज शुगर, यानी 5 कार्बन की एक शुगर मिलेगी। और आपको दूसरा जो इसमें मिलेगा वो है नाइट्रोजन बेस। क्या मिलेगा? नाइट्रोजन बेस। अब ये 5 कार्बन की शुगर या तो डीऑक्सीराइबोज हो सकती है या राइबोज हो सकती है। पढ़ा है आपने राइबोज शुगर 5 कार्बन की? या तो क्या हो सकती है? राइबोज हो सकती है। जो N2 बेस है, ये हमारे पास दो तरीके का होता है। एक होता है हमारे पास प्यूरिन, और दूसरा क्या होता है? पायरिमिडीन। क्या होता है? प्यूरिन, और दूसरा क्या होता है? पायरिमिडीन। अगर मैं प्यूरिन की बात करूं, तो ये मेरे पास दो तरीके का होता है, एडेनिन, और दूसरा मेरे पास होता है ग्वानिन। क्या होता है? ग्वानिन। और अगर मैं पायरिमिडीन की बात करूं, तो ये 3 तरीके का होता है। एक होता है यूरेसिल, एक होता है थाइमिन,
क्या होता है, थाइमीन, और एक होता है साइटोसिन। क्या होता है, साइटोसिन। अगर बात करो तो एडेनिन को हम ए से लिखते हैं, ग्वानिन को हम जी से लिखते हैं, यूरासिल को हम यू से लिखते हैं, थाइमिन को हम टी से लिखते हैं, और साइटोसिन को हम कैपिटल सी से लिखते हैं। तो अगर मैं बड़े सिंपल शब्दों में बात करूं कि सर डीएनए के अंदर क्या क्या मिलेगा, तो इतना याद रखना है, डीएनए के अंदर आपको एक तो डीऑक्सीराइबोज शुगर मिलेगी। क्या मिलेगी, अरे फुल फॉर्म में ही आपने पढ़ा होगा कि डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, तो डीऑक्सीराइबोज शुगर इसमें मिलती है, प्लस इसमें क्या मिलेगा आपको, क्या बोलते हैं उसको, फास्फोरिक एसिड। लेकिन फास्फोरिक एसिड से पहले इसमें नाइट्रोजन बेस मिलेगा, जो N2 बेस है, नाइट्रोजन बेस। इसमें कौन कौन सा मिलता है, एडेनिन मिलता है, थाइमिन मिलता है, साइटोसिन मिलता है, और ग्वानिन मिलता है। मतलब सिर्फ ये चार, पांच हैं टोटल, लेकिन पांच में से चार कौन कौन से मिलते हैं, एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन और ग्वानिन। और इसके साथ इसमें और क्या मिलेगा, PO4 3-। और इंपॉर्टेंट बात याद रखना है कि डीएनए कैसा होता है, डबल स्ट्रैंडेड होता है। कैसा होता है, डबल स्ट्रैंड। मतलब एक सिंगल स्ट्रैंड नहीं, डीएनए के दो दो चैन होंगी, किसकी, न्यूक्लियोटाइड की, और फिर दोनों आपस में कनेक्टेड होंगे, यानी दो स्ट्रैंड होंगे इसके, ये ध्यान रखना है। इसके बाद अगर हम बात करें आरएनए की, किसकी बात करें, आरएनए की, तो आरएनए के अंदर कौन मिलेगा, राइबोज शुगर। कौन शुगर, राइबोज शुगर मिलेगा। राइबोज शुगर के बाद क्या मिलेगा आपको, N2 बेस मिलेगा। N2 बेस आपको क्या लगता है कौन कौन सा मिलना चाहिए, एडेनिन मिलता है, ग्वानिन मिलता है, साइटोसिन मिलता है, यूरासिल मिलता है। यानी सिर्फ थाइमिन की जगह क्या है, यूरासिल है, और प्लस PO4 3- यानी फास्फोरिक एसिड मिलेगा। अगर मैं आरएनए की बात करूं तो आरएनए को ध्यान रखना है, ये कैसा होता है, सिंगल स्ट्रैंड होता है। कैसा होता है ये, सिंगल स्ट्रैंड। ये पूरी की पूरी डीएनए और आरएनए के बारे में इंफॉर्मेशन हो गई। अब सुनना ध्यान से, अगर मैं डीएनए और आरएनए की स्ट्रक्चर की बात करूं, एक और छोटी सी बात मैं यही बता दे रहा हूं, वैसे तो है नहीं यहां, लेकिन आगे काम आएगा। इतना याद रखना, आरएनए के मेरे पास टाइप होते हैं। आरएनए के क्या होते हैं, टाइप। आरएनए मेरे पास तीन तरीके का होता है। कौन कौन सा, mRNA, rRNA, और क्या होता है, tRNA। और ये जितने भी आरएनए हैं सब कैसे होते हैं, सिंगल स्ट्रैंड, सिंगल स्ट्रैंड होते हैं। क्लियर बात, याद रखो गया, नोट डाउन करो, आगे चलते हैं। अब सुनना आगे, अगर मैं बात करूं जो डीऑक्सीराइबोज शुगर है वो 5 कार्बन की शुगर होती है, और ये आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। यहाँ बीच में ऑब्वियसली ऑक्सीजन होता है। क्या होता है, ऑक्सीजन। लेकिन सुनना ध्यान से, अगर मैं डीएनए की स्ट्रक्चर बनाऊं कि डीएनए कैसा दिखता है, तो इसको ध्यान से देखो। अगर हम बात करें इसके अंदर, तो सबसे पहले ये होता है हमारा कार्बन नंबर 1, ये होता है हमारा कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, और एक कार्बन यहाँ होता है बाहर, CH2। ठीक, तो यहाँ भी एक कार्बन क्या होगा, बाहर होगा, CH2। इधर से भी एक कार्बन क्या होगा बाहर, CH2। और एक कार्बन यहाँ भी बाहर क्या होगा,
अभी बताऊंगा वहां पे और भी क्या चीजें होती हैं। तो अगर बात करूं तो इस साइड मेरा ये कार्बन नंबर 1 क्योंकि उल्टा है, तो कार्बन नंबर 5 एक कार्बन बाहर कहाँ होगा, यहाँ, और एक कार्बन बाहर कहाँ होगा, यहाँ होगा। एक कार्बन बाहर यहाँ होगा CH2, और एक कार्बन बाहर कहाँ होगा, यहाँ होगा CH2। ये एनसीईआरटी में भी डायग्राम बना रखा है, राइबोस डीऑक्सीराइबोस शुगर है। अच्छा, पता कैसे चलता है डीऑक्सीराइबोस शुगर है? तो पहला कार्बन है, दूसरे कार्बन पे आपको यहाँ और यहाँ दोनों जगह पे H देखने को मिलेगा। अगर दोनों जगह पर हाइड्रोजन ही है और हाइड्रोजन के अलावा कुछ नहीं है, तब इसे हम क्या बोलेंगे, राइबोस शुगर बोलते हैं। ओ सॉरी, डीऑक्सीराइबोस शुगर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डीऑक्सीराइबोस शुगर। तो यहाँ सेकंड कार्बन पे यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन। अब सुनना, मैंने बताया था एडेनिन के बारे में, ग्वानिन के बारे में, साइटोसिन के बारे में, थाइमिन के बारे में। तो ये जो आपको पहला कार्बन दिख रहा है ना, ये वाला, इससे जुड़ेगा एक एडेनिन। क्या जुड़ेगा? एक एडेनिन। दूसरे कार्बन पे जरूरी नहीं है कि एडेनिन के अलावा ग्वानिन ही जुड़े, मैं बट ले रहा हूं, यहां जुड़ गया कौन, ग्वानिन। अगले वाले पे मैंने क्या ले लिया, यहां पर साइटोसिन, और इसके अगले वाले पे मैंने क्या ले लिया, लेट्स से थाइमिन। एक एक करके मैंने चारों ले लिए। अब मेरी बात सुनना, जब कभी एडेनिन आपको दिखे तो एडेनिन के अपोजिट में हमेशा आपको थाइमिन जरूर दिखेगा। एडेनिन के अपोजिट में हमेशा क्या दिखेगा, थाइमिन। और ग्वानिन के अपोजिट में हमेशा आपको क्या दिखेगा, साइटोसिन दिखेगा। साइटोसिन के अपोजिट में हमेशा आपको क्या दिखेगा, ग्वानिन दिखेगा। और थाइमिन के अपोजिट में हमेशा आपको क्या दिखेगा, एडेनिन दिखेगा। ये बातें किसने बताई थी? इरविन चारगाफ नाम के एक पर्सन थे जिन्होंने बताई थी। और डीएनए का जो पूरा ये मॉडल है, यानी डीएनए दिखता कैसे है, इस बात को एक्सप्लेन किया था वाटसन और क्रिक ने। ये बातें आप डिटेल में क्लास 12 में पढ़ोगे, पूरा चैप्टर है इसी के ऊपर। ठीक, अभी आप बस एक समरी टाइप का एक आइडिया ले रहे हो डीएनए का। इनके बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, इनके बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, इनके बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड मिलेगा, और इनके बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड मिलेगा। ठीक है ना? तो अगर मैं बात करूं तो ये वाला बॉन्ड कैसा है, H बॉन्ड है। तो अगर मैंने 2 बनाया है तो मतलब डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, 3 बनाए हैं तो ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। लेकिन और सुनना आप ध्यान से, एक चीज जो मैंने छोटी छोड़ी थी, और वो क्या है, यहाँ CH2। एक्चुअली में क्या होता है, यहां से एक ऑक्सीजन और ये कार्बन आपस में कनेक्ट होते हैं ऐसे। यहां से ऑक्सीजन के थ्रू ये कार्बन से क्या होंगे, कनेक्ट होंगे। अच्छा एक मिनट, एक चीज मिस हो गई। यहाँ ऑक्सीजन तो होगा, लेकिन उसके अलावा यहाँ एक फॉस्फोरस भी होगा, और फिर ऐसे कनेक्शन होगा। ऑक्सीजन के बाद क्या आएगा, फॉस्फोरस, और फॉस्फोरस का ऑक्सीजन, एंड देन ये कनेक्शन। यहाँ क्या आएगा, फॉस्फोरस, फॉस्फोरस के बाद क्या, ऑक्सीजन, और देन ये कनेक्शन। ठीक, इसके बाद अगर बात करूं तो यहाँ भी सिमिलर ऐसे होगा। अगर बात करूं तो यहाँ पर क्या आएगा, पहले फॉस्फोरस आएगा, फिर यहाँ ऑक्सीजन आएगा, और फिर ये कनेक्ट हो जाएंगे इसके साथ। यहाँ क्या आएगा, पहले फॉस्फोरस आएगा, फिर यहाँ ऑक्सीजन आएगा, और फिर ये इससे कनेक्ट हो जाएगा। ठीक, यहाँ क्या आएगा, फॉस्फोरस आएगा, यहाँ उसके बाद क्या आएगा, ऑक्सीजन आएगा, और फिर ये इससे कनेक्ट हो जाएगा। अब अगर आप देख रहे हो ये दोनों स्टैंड एक दूसरे से क्या हो गए हैं, जुड़ गए हैं। बीच में क्या है, राइबोस शुगर है। ये पूरी स्ट्रक्चर है डबल स्टैंडर्ड डीएनए की। किसकी स्ट्रक्चर है ये, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। और इसको एक्सप्लेन किसने किया था, वाटसन क्रिक। एक्सप्लेन्ड बाय वाटसन एंड क्रिक ने किया था। किसने किया था, वाटसन और क्रिक ने किया था। ठीक, तो इसको भी ड्रॉ करोगे। इसमें देखना एक छोटी चीज और, कि अगर बात करो ये जो CH2 है ना लास्ट में, इस CH2 के बाद बच्चे एक OH होता है। क्या होता है, एक OH होता है। ठीक है ना? और अगर हम बात करें इस OH को छोड़ा,
इसको मैं जोड़ रहा हूँ ऐसे पी लिख के, पी स्टैंड फॉर मतलब फॉस्फोरिक एसिड, मैंने PO4 3 एक्चुअली में ऐसे बॉन्डिंग नहीं होती है, होता है एक प्रॉपर तरीके से, बट जो है वो क्लास 12 में पढ़ना है, अभी बस एक आइडिया लेना है आपको, इसलिए मैं ऐसे थोड़ा एक रफ सा डायग्राम बना दिया हूं। तो अगर आप देखोगे ध्यान से तो एक चीज ऑब्जर्व करना, यहाँ पे जो तीसरा कार्बन दिख रहा है यहाँ एक्चुअली में होता है OH, और यहाँ पे जो तीसरा कार्बन दिख रहा है यहाँ एक्चुअली में क्या होता है, OH होता है। क्योंकि यहाँ पर जो पांचवा कार्बन है ये किसी के साथ बॉन्ड बना रहा है क्या, नहीं बना रहा है ना, तो इसको बोलते हैं 5'। यहाँ पे तीसरे कार्बन पे मौजूद OH किसी से बॉन्ड बना रहा है, नहीं, इसको बोलते हैं 3'। अगर आप देख रहे हो बाकी सारी जगहों पे पांचवा कार्बन और बना रहे हैं बॉन्ड प्रॉपर, सही बात है, देखो पांचवा कार्बन बॉन्ड बना रहा है, तीसरा ये था यही बॉन्ड बना रहा है, हर जगह होगा, लेकिन यहाँ देखो ये कौन सा है, पांचवा है, बॉन्ड बना रहा है क्या, नहीं, इधर कौन है, तीसरा, बॉन्ड बना रहा है क्या, नहीं। अगर एक की डायरेक्शन 3 से 5 है तो दूसरे की डायरेक्शन 5 to 3 है, इसे बोलते हैं एंटी पैरेलल स्ट्रैंड। क्या बोलते हैं, एंटी पैरेलल स्ट्रैंड ऑफ DNA, एंटी पैरेलल स्ट्रैंड ऑफ DNA। क्लियर बात है क्या यहां तक, ठीक। अब अगर मैं आगे देखूं तो एक एनसीईआरटी का डायग्राम देखना है, देखो अगर मैं इस डायग्राम की बात करूं तो एनसीईआरटी का 9.1 फिगर है, अगर आप देखोगे तो ये एडेनिन है, ये किसकी स्ट्रक्चर है, एडेनिन की, रट्टा नहीं मारना है आपको, आपको बस शक्ल पहचाननी है कि 2 रिंग होती है एडेनिन के अंदर और कुछ नहीं। उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है, और अगर बात करूं एडेनिन के साथ में, ये एडेनिन है, अगर ये एडेनिन मैं किसके साथ जोड़ दूं, अगर आप देखो तो ये 5 कार्बन की शुगर दिख रही है, एक कार्बन यहाँ, दूसरा कार्बन यहाँ, तीसरा कार्बन यहाँ, चौथा कार्बन यहाँ और 5वां कार्बन यहाँ, ये राइबोज शुगर है। कौन सी शुगर है, राइबोज। अब देखो इस राइबोज शुगर के पहले वाले कार्बन पे मैंने एडेनिन को जोड़ दिया, तो जब मैं शुगर के साथ में नाइट्रोजन बेस को जोड़ता हूं तो क्या बनता है, न्यूक्लियोसाइड बनता है। क्या बनता है, न्यूक्लियोसाइड। अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो एक बार देख, थोड़ा पेज चलते हैं। अगर आप देखो नाइट्रोजन बेस प्लस पेंटोज शुगर क्या बन रहा है, न्यूक्लियोसाइड, और फिर न्यूक्लियोसाइड में यहाँ फॉस्फोरिक एसिड जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोटाइड, और फिर न्यूक्लियोटाइड को आपस में जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा, DNA या RNA बन जाएगा, कि आपने कौन सी शुगर इस्तेमाल की है उसके ऊपर हिसाब से। तो अगर अब आप देखो तो ये था एडेनिन यानी नाइट्रोजन बेस है ये, इसके साथ मैंने क्या जोड़ दिया, शुगर जोड़ दी, कौन सी, राइबोज शुगर, तो क्या बन गया, न्यूक्लियोसाइड बन गया। और ये न्यूक्लियोटाइड क्या किया मैंने, अगर आप देखोगे तो इसके ये वाले कार्बन पर, यानी यहां पर दिख रहा है आपको CH2OH, इसके पास में मैंने क्या जोड़ दिया, फॉस्फोरिक एसिड जोड़ दिया है। क्या जोड़ दिया है, फॉस्फोरिक एसिड जोड़ दिया, तो क्या बन गया, न्यूक्लियोटाइड। अगर आप नीचे देखो तो मेरे पास क्या यूरेसिल है, और यूरेसिल में मैंने क्या जोड़ दिया, राइबोज शुगर, तो बन गया क्या, न्यूक्लियोसाइड। और अगर मैंने यहीं पर फॉस्फोरिक एसिड जोड़ दी लास्ट में तो फिर से क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोसाइड बन जाएगा। तो शक्ल पहचानना है, एक बार मैं आपको दिखाता हूं बना के ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। देखना, अगर हम बात करें तो राइबोज शुगर कुछ इस तरीके से दिखती है, CH2OH। अगर शुगर राइबोज है तो यहाँ OH होगा और यहाँ भी OH और H होगा, और अगर डीऑक्सी राइबोज शुगर है तो यहाँ OH की जगह क्या आ जाएगा, H। इतना फर्क है, और यहां पर भी क्या होगा, OH होगा। अब सुनना, ये क्या है मेरे पास, डीऑक्सी राइबोज शुगर है, ये क्या है, डीऑक्सी राइबोज शुगर है। अब देखना ध्यान से, अगर मैं इस शुगर के साथ क्या जोड़ दूं, नाइट्रोजन बेस जोड़ दूं, क्या जोड़ दूं, नाइट्रोजन बेस, मतलब यहां पे मैंने OH हटा के क्या जोड़ दिया, लेट से पहले एडेनिन जोड़ दिया, तो ये क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोसाइड। बाकी सब कुछ सेम है, लेकिन सुनना, अगर मैंने यही सेम शुगर कॉपी की और मैंने क्या किया, इधर देखना, यही सेम शुगर कॉपी करने के बाद मैंने ये वाली जो पोजीशन थी यहां क्या किया, अच्छा बताओ, मैंने लिखा था PO4 3-। अगर आप लोगों को बुरा ना लगे तो क्या मैं इसको H3PO4 भी लिख सकता हूं, अरे 3 हाइड्रोजन हटाने पे 3 माइनस बचा जा रहा था,
और 3 हाइड्रोजन लगा दूंगा तो क्या हो जाएगा, माइनस के साथ हट जाएगा। तो मतलब सिंपल शब्दों में इसका अगर डायग्राम बनाओगे, मतलब स्ट्रक्चर बनाओगे, तो कुछ ऐसे दिखता है H3PO4। तो अगर मैं इस H3PO4 को यहाँ लेके जाता हूँ, ये लो ले आया, यहाँ लगा देते हैं थोड़ा, एक इसको पहले थोड़ा नीचे करना पड़ेगा, तुम आ जाओ भाई थोड़ा नीचे आओ। ये क्या अजीब से हो गया। अब देखना ध्यान से, मैंने इन दोनों को क्या किया है, एक साथ लगा दिया है। अब अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो, तो अगर मैं यहां से ऐसे बाहर कर दूं इतनी चीजें, तो क्या हो जाएगा बाहर, H2O बाहर हो जाएगा। और जैसे ही H2O बाहर होगा तो यहाँ बॉन्ड कौन सा बनेगा बताओ सर, बीच में आ जाएगा ऑक्सीजन, और ये आपस में ऐसे लिंक हो जाएंगे। सही बात है। आपको पता है इस बॉन्ड को क्या बोलते हैं, इस बॉन्ड को बोलते हैं फॉस्फो एस्टर बॉन्ड। क्या बोलते हैं, फॉस्फो एस्टर बॉन्ड बोलते हैं। और आपको पता है यहां पे जो आपने एडेनिन जोड़ा था, इसको बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्या बोलते हैं इसको, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोलते हैं। तो इस तरीके से अगर मेरे पास एक डीऑक्सीराइबोस शुगर है, उसमें मैं अगर नाइट्रोजन बेस जोड़ देता हूं तो न्यूक्लियोसाइड बन जाता है, और अगर मैं उसमें फॉस्फोरिक एसिड जोड़ देता हूं तो ये क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। और ऐसे ही बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड को आपस में जोड़ने से क्या बन जाता है, डीएनए या आरएनए बन जाएगा। क्लियर बात हुई। ठीक किस तरीके से डीएनए आरएनए की फॉर्मेशन होती है आप बहुत डिटेल में क्लास 12 में पढ़ने वाले हो बायो के अंदर, बट हाँ यहाँ एक बेसिक आइडिया दिया गया है। कुछ पता होना चाहिए कि डीएनए में कौन सा नाइट्रोजन बेस होता है, कौन सी शुगर होती है, डबल स्टैंड होते हैं, और बॉन्ड कौन कौन से होते हैं, नाम वगैरह पता होना चाहिए, स्ट्रक्चर वगैरह आपसे नहीं पूछते हैं। ठीक है ना, तो इसको नोट डाउन करो, चलते हैं आगे। तो अगर एनसीईआरटी की बात करें, ये टॉपिक है न्यूक्लिक एसिड, इतना बस एनसीईआरटी में दे रखा है। क्या दे रखा है देखते हैं। क्या रहता है, अदर टाइप ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स दैट वी वुड फाइंड इन द एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन ऑफ एनी लिविंग टिश्यू इज न्यूक्लिक एसिड। कह रहा जो हमें एसिड इनसॉल्युबल मतलब बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स की लिस्ट में जो मिलता है उसका नाम क्या है, न्यूक्लिक एसिड है। कह रहा दीज आर पॉलीन्यूक्लियोटाइड, मतलब ये किसके बने होते हैं, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलके बने होते हैं। Together with the polysaccharide and polypeptide, these comprises the true macromolecular fraction of any living tissue or cell। मतलब कह रहा जिस तरीके से पॉलीसेक्राइड और पॉलीपेप्टाइड मतलब प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट वो कहाँ मिलते हैं, बायो मैक्रोमोलिकुलर फ्रैक्शन यानी एसिड इनसॉल्युबल पूल में मिलते हैं, उन्हीं के साथ साथ न्यूक्लिक एसिड भी एसिड इनसॉल्युबल पूल में मिलता है। कह रहा फॉर न्यूक्लिक एसिड द बिल्डिंग ब्लॉक इज न्यूक्लियोटाइड। बिल्डिंग ब्लॉक कौन है, न्यूक्लियोटाइड है। ए न्यूक्लियोटाइड हैज 3 केमिकली डिस्टिंक्ट कंपोनेंट, 3 कंपोनेंट होते हैं। पहला वन इज ए हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड एंड द सेकंड इज ए मोनोसैकेराइड एंड द थर्ड इज ए फॉस्फोरिक एसिड या फॉस्फेट। कह रहा पहला क्या है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कौन सा है, नाइट्रोजन बेस होता है। हेट्रोसाइक्लिक कब बोलते हैं, अगर एक रिंग है उस रिंग के अंदर सारे के सारे कार्बन हो तो होमोसाइक्लिक है, अगर इसमें बीच बीच में नाइट्रोजन आ जाए तो इसे क्या बोलते हैं, हेट्रोसाइक्लिक बोलते हैं। और अगर आपको दिख रहा है तो ये पीछे डायग्राम देखो, ये क्या है, एडेनिन है, आपको दिखा बीच में नाइट्रोजन, आपको दिखा बीच में नाइट्रोजन, मतलब ये रिंग कैसी है, हेट्रोसाइक्लिक रिंग है। कैसी रिंग है, हेट्रोसाइक्लिक रिंग है। इतनी बात क्लियर है। और इसके अंदर क्या होगा, मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड कौन सा होगा, या तो राइबोज होगा और या तो क्या होगा, डीऑक्सीराइबोज होगा, डिपेंडिंग अपॉन कि वो डीएनए है या आरएनए। फिर कह रहा है एज यू नोटिस इन फिगर 9.1 जो मतलब अभी मैंने पीछे दिखाया था, कह रहा था हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड इन न्यूक्लिक एसिड आर द नाइट्रोजनस बेस एंड नेम्ड एडेनिन, ग्वानिन, यूरासिल, साइटोसिन एंड थाइमिन। सही बात है। कह रहा एडेनिन एंड ग्वानिन आर सब्स्टिट्यूटेड प्यूरिन व्हाइल द रेस्ट आर सब्स्टिट्यूटेड पाइरिमिडीन। एक्चुअली में प्यूरिन और पाइरिमिडीन एक रिंग का नाम है। क्या नाम है, रिंग का नाम है। तो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हो तो उसी रिंग से बने हुए हैं कौन, प्यूरिन एंड पाइरिमिडीन। मतलब ग्वानिन और एडेनिन प्यूरिन के बने हुए हैं और जो बाकी जो थाइमिन, साइटोसिन और यूरासिल किसके बने हुए, पाइरिमिडीन के बने हुए। इसी की बेसिस पर नाम भी लिखा हुआ है। तो मैंने क्लासिफिकेशन की टेबल में ही आपको बता दिया था। आगे कह रहा था स्केलेटल हेट्रोसाइक्लिक रिंग
इज कॉल्ड प्यूरिन एंड द पाइरिमिडीन रिस्पेक्टिवली। कह रहा है रिंग को हम प्यूरिन एंड पाइरिमिडीन बोलते हैं। द शुगर फाउंड इन द पॉलीन्यूक्लियोटाइड इज आइदर राइबोज हो सकती है और या फिर डीऑक्सीराइबोज हो सकती है। मैंने बताया राइबोज डीऑक्सीराइबोज में फर्क क्या है। सेकंड कार्बन के ऊपर अगर वहां से ऑक्सीजन एक गायब कर दें, हाइड्रोजन लगा दें, तो डीऑक्सीराइबोज बन जाता है, अदरवाइज क्या होगा राइबोज। जैसे अगर बताऊं मैं तो ये तब बता रहा था, अगर मैं यहाँ OH लगा दूं तो क्या हो गया राइबोज, अगर वो हटा दूं तो क्या बन गया डीऑक्सीराइबोज बन गया। क्लियर बात। कह रहा है न्यूक्लिक एसिड containing deoxyribose is called deoxynucleic acid in DNA, deoxyribonucleic acid, while that which containing the ribose is called ribonucleic acid, मतलब RNA। तो ये था आपका न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड वाला टॉपिक यहाँ खत्म हो गया है। अब हमारे पास जो बचा हुआ एक टॉपिक है पढ़ने के लिए, वो प्रोटीन है और एक दूसरा एंजाइम है। अगर मैं बोलूँ तो इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक एंजाइम ही है, ठीक है ना। तो अगली क्लास में एक तो हम पहले प्रोटीन खत्म करेंगे और प्रोटीन जो खत्म करने के बाद उसकी अगली क्लास में एंजाइम को, ठीक है ना। तो आज के लिए बस यहीं तक, बाकी मिलेंगे अगली क्लास में।